नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न फ्रॉम बेसिक्स क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग डेनिस या डेन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाम डेनिस या डेन कंपनी है इसका। इस कंपनी पर पायरेट्स का क्या मतलब हुआ? पायरेट्स समुद्री डाकुओं और पायरेसी को बढ़ावा देने का इस कंपनी पे आरोप लगता है। तो चलिए, बात है 1616 की। उस समय क्या होता था? उस समय डेनमार्क और नॉर्वे दोनों एक ही कंट्री थे। तो वहाँ का जो राजा था, राजा क्रिश्चियन IV, उसके द्वारा एक कंपनी की स्थापना करी जाती है और उस कंपनी को ईस्ट इंडीज यानी साउथ ईस्ट एशिया में ईस्ट इंडीज, चीन और जापान से व्यापार करने का एक अधिकार दिया जाता है। तो होता क्या है कि 1616 में तो कंपनी की स्थापना होती है। 1618 में कंपनी डेनमार्क से जहाजी बेड़ा निकलता है और वो अफ्रीका होता हुआ श्रीलंका पहुंचता है। तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में यहाँ पे कैंडी के जो राजा थे उससे उन्होंने परमिशन लेके, डेनिस लोगों ने परमिशन लेके 1620 में ही त्रिंकोमाली में अपनी एक फैक्ट्री लगाई और 1620 ही इनका लकी ईयर साबित हुआ और इन्होंने तंजावुर के नायकों से, यानी तंजावुर के जो सामंत थे, उनसे त्रावणकोर या त्रावणकोर में अपनी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांग ली। इसी त्रावणकोर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री के साथ एक समुद्री किले का निर्माण किया। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में पहली फैक्ट्री डेनिस कंपनी ने कहाँ लगाई? तो कहाँ लगाई? त्रावणकोर में। कब लगाई? 1620 में। 1620 से 1650 तक इन्होंने भारत में मछलीपट्टनम, बालासोर, श्रीरामपुर बाद में बनाई, पीपली में अपनी कंपनी स्थापित कर ली है। कहाँ कहाँ? त्रावणकोर, मछलीपट्टनम, बालासोर और पीपली में। और उधर इन्होंने इंडोनेशिया में कहाँ किया? बटाविया और मकासर में अपनी फैक्ट्री लगा ली। मगर होता क्या है, 1639 में त्रिंकोमाली में इन्होंने 1620 में अपनी फैक्ट्री लगाई, मगर 1639 में ही 1639 ईस्वी में ये त्रिंकोमाली की फैक्ट्री जो ये डचों के हाथों हार जाते हैं। तो यहाँ 1639 में त्रिंकोमाली पे किसका कब्जा हो जाता है? डचों का कब्जा हो जाता है। यहाँ पे डच का कब्जा त्रिंकोमाली पर हो जाता है। डेनिस कंपनी जो थी, इसके पास पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी थी। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप व्यापार क्या खाक करेंगे? आपका कंपटीशन है किससे? आपका ईस्ट इंडीज में आपका कंपटीशन हो रहा है डचों से और अंग्रेजों से, जिनके पास एक बेहतरीन सेना है और आपके पास पूंजी ही नहीं है। तो आप कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? जब आपके पास पूंजी नहीं है तो आप आधुनिक हथियार नहीं खरीद सकते, आप एक बड़ी सेना नहीं खरीद सकते, आप बड़े जहाज नहीं खरीद सकते। इस कारण डेनिस कंपनी की जो दशा थी, बहुत ही दिनहीन दशा थी। ठीक है, अब इसी दिनहीन दशा में इन्होंने क्या किया? कंगाली में अपना आटा गीला कर लिया और आटा गीला करते हुए इन्होंने क्या किया? 1642 में शाहजहां से बंगाल की खाड़ी में युद्ध लड़ लिया। ठीक है, और उनको ये नहीं मालूम था कि ये युद्ध 50 वर्षों तक ये लुका छिपी का युद्ध करते थे। पायरेट्स के माध्यम से ये लोग युद्ध करते थे। लगभग 50 सालों तक इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया। ठीक है, फिर 1648 में क्या होता है? जो राजा क्रिश्चियन IV होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के ठीक 2 साल बाद 1650 में ये कंपनी बंद हो जाती है। तो जब कंपनी बंद हो जाती है तो इसके जितने भी त्रावणकोर, मछलीपट्टनम, बालासोर, पीपली, जितनी भी फैक्ट्रियां भारत में थी, उस पर त्रावणकोर को छोड़कर सब पे डचों का कब्जा हो जाता है। त्रावणकोर एक समुद्री किला था और ये लोग डेनिस त्रावणकोर की रक्षा अगले 20 सालों तक करते हैं। अगले 20 सालों तक डेनिस लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप से कोई मदद नहीं पहुंचती है, डेनमार्क से इनको कोई मदद नहीं मिलती है। बिना ये जाने कि यूरोप में क्या हो रहा है, उसके जाने बिना ये लोग त्रावणकोर में कंपनी अपने दुर्ग की रक्षा करते हैं। किस किस से करते हैं? यहाँ पे तंजावुर के सामंत से रक्षा करते हैं, अंग्रेज से करते हैं, डचों से करते हैं और मुगलों से करते हैं। बस राहत की बात ये होती है कि मुगल काफ़ी दूर रहते हैं त्रावणकोर से, तो मुगल से इन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? 1669 में डचों का एक दूसरा जहाजी बेड़ा भारत के लिए भेजा जाता है। तब जाकर त्रावणकोर में जो डच थे उनकी जान में जान आती है और 1670 में दूसरी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। जब
1670 में दूसरी डेनिश इंडिया की कंपनी की स्थापना की जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये 1676 में श्रीरामपुर में अपनी एक फैक्ट्री बना लेते हैं। 1676 में श्रीरामपुर में एक फैक्ट्री बना लेते हैं और इनको समझ में आ जाता है जब तक कि अब हमको व्यापार करना है तो बादशाह से पंगा नहीं लेना है। यानी ये अब मुगलों के सामने, औरंगजेब के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं हमको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि श्रीरामपुर में उन्होंने फैक्ट्री खोली थी बंगाल में किसका कब्जा था, औरंगजेब का कब्जा था। और 1698 तक आते आते औरंगजेब ने इधर भी अपने दक्षिण के अभियान के तहत तंजावुर पे भी कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने औरंगजेब से माफ़ी मांगी और बोला कि बस हमको भारत में व्यापार करने दीजिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होता है, जैसे पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के ईसाई मिशन भारत में आए, वैसे इनके भी ईसाई मिशन भारत में आए। बस फ़र्क ये इतना था कि अब तक जो भी भारत में ईसाई मिशन आए थे वो रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित थे, और ये जो आए, ये प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशन आया। 1706 में प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशन आया। ध्यान देने की बात यह है कि ये भारत में पहला प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशन था। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि पहला प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशन किसके द्वारा आया गया, तो किसके द्वारा, डेनिश के द्वारा आया गया था, डेनमार्क के द्वारा आया गया था। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पड़ता है, तिरुचिरापल्ली में पड़ता है। आज भी आप जाएंगे तिरुचिरापल्ली, जो जिसका नाम तिरुचिरापल्ली हो गया है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास ही प्रोटेस्टेंट का एक बहुत बड़ा चर्च आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1730 में कंपनी का नाम बदलकर एशियाटिक कंपनी रख दिया जाता है। नाम बस बदल दिया, काम वही है, नाम नया नाम पुराना काम। ठीक, तो 1730 में कंपनी का नाम बदलकर एशियाटिक कंपनी रख देते हैं। इसके बाद क्या होता है, और कंपनी को एकाधिकार दे दिया जाता है कि अगले 40 वर्षों तक आप ईस्ट इंडीज में व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, डचों ने कैंटन चाइना का एक कोस्टल शहर है, इसी कैंटन से होते हुए चीन अपना यूरोप के साथ व्यापार करता था। कैंटन से होते हुए साउथ चाइना सी से मलक्का स्टेट होते हुए भारत हिंद महासागर होते हुए फिर ये लोग अटलांटिक महासागर में जाते थे, यूरोप में। ठीक, तो इन्होंने कैंटन पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पे अपनी कैंटन को व्यापारिक केंद्र बना लिया। कैंटन के बगल में ही पुर्तगालियों ने मकाऊ को और अंग्रेजों ने हांगकांग को अपना कब्जा किया और वहाँ पे व्यापार का केंद्र बनाया। ठीक है, हांगकांग आजकल बहुत न्यूज़ में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी समय में क्या होता है, ये लोग 1755 में श्रीरामपुर में अपनी एक कॉलोनी बसाते हैं। ठीक है, और श्रीरामपुर का नाम चेंज कर फ्रेडरिक्स नगर रख देते हैं। इसी के साथ ये लोग निकोबार द्वीप में भी, ये आपका अंडमान द्वीप है, ये निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप में भी ये लोग कब्जा कर लेते हैं और उसका नाम फ्रेडरिक्स द्वीप रखते हैं। डेनिस चाहते थे कि ये निकोबार में खेती करें। किसकी खेती करें, चाय की, कपास की, गन्ने की और गर्म मसालों की। पर निकोबार में रहना वैसे ही बहुत मुश्किल था, आम जनता तो निकोबार में रह ही नहीं पाती। तो यह जो उन लोगों का प्रयास था कि निकोबार में हम लोग खेती करेंगे, ये पूरी तरह से फेल हो गया। इसीलिए अंग्रेजों ने भी अंडमान निकोबार को काला पानी की सजा के लिए ही बनाया था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वहाँ पे जीवन बहुत कठिन है। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1750 से 70 के मध्य कालीकट और बालासोर में देखिए इन्होंने दोबारा फैक्ट्री बनाई। क्यों, 1650 में ये फैक्ट्री किसके पास चली गई थी, डचों के पास चली गई थी। तो इन्होंने बालासोर में दोबारा अपनी फैक्ट्री बनाई। फिर क्या होता है कि 1770 तक कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिलता है 40 सालों के लिए, और 1772 में व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो जाता है। यानी सिर्फ अब क्या होता है, कंपनी सिर्फ व्यापार कर सकती है, वहाँ युद्ध और संधि विराम कुछ नहीं कर सकती, तो सिर्फ व्यापार कर सकती थी भारत में। इसके बाद क्या होता है, 1814 ईस्वी में डेनमार्क और नॉर्वे अलग अलग हो जाते हैं। तो कंपनी की जो मालिक, अब जब व्यापार एकाधिकार खत्म हो जाता है तो कंपनी पर किसका अधिकार हो जाता है, 1772 में कंपनी पर डेनमार्क और नॉर्वे की सरकार का अधिकार हो जाता है और सिर्फ ये लोग व्यापार करते हैं। 1814 में जब आपका डेनमार्क और नॉर्वे अलग होता है तो कंपनी डेनमार्क के पास आ जाती है। इस कंपनी की हालत तो पहले से ही खस्ता थी, तो जब 1814 में डेनमार्क के पास आ गया, इसके बाद क्या होता है कि कंपनी की हालत धीरे धीरे काफ़ी खस्ता हो जाती है और ये
श्रीरामपुर और त्राकेम्बर जो इनके फोर्ट बसते हैं, ये 1845 में डेनिश कंपनी श्रीरामपुर और त्राकेम्बर को बेच देती है, किसको? अंग्रेजों को। और 1868 में निकोबार द्वीप जो बचा रहता है उसको भी बेच देती है। हालांकि निकोबार द्वीप में कोई व्यापारिक केंद्र या कुछ था नहीं, तो ये भी 1868 को बेच देती है। इस प्रकार मुख्यतः 1845 में ही डेनिश कंपनी भारत से व्यापार के कंपटीशन में बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये थी डेनिश कंपनी की कहानी। ये व्यापार से कम दुर्भाग्यता की कहानी थी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश करिए। अगर कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।